students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 12th chemistry. So, we are going to start with the chapter 3, right? We are going to start with the chapter 3 that is electrochemistry. इससे पहले हम चैप्टर 2 अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, उसके एमसीक्यूज वगैरह सब क्लियर कर चुके हैं. अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिस्पेक्टिवली टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स. इसके ऊपर 2, 3 एंड 5 मार्क का क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं. ठीक है, तो क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हम पहला लेक्चर करने वाले हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी करेंगे कि इनकी बेसिक डेफिनेशन आज स्टडी करेंगे कि होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, इसके अंदर करेंगे क्या. क्योंकि हमें नाम से दिख रहा है एक है इलेक्ट्रो, एक है केमिस्ट्री. इलेक्ट्रो का मतलब अभी हम समझ के हटते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होने वाली केमिस्ट्री को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं. मतलब इधर अब केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस तो होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का भी रोल आ जाएगा. केमिकल रिएक्शंस तो होने वाले हैं, लेकिन हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी रोल आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, तो पहले देखते हैं हम आज स्टडी क्या करने वाले हैं. तो इस चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक्स हैं आपको दिख तो रहे होंगे, 4 ही टॉपिक्स है. वाओ, बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, बट इसके अंदर थोड़ा सा डेप्थ इंक्रीज है, इसके अंदर टाइप्स आ जाते हैं. सो बेसिकली जो हेडिंग्स है ना टॉपिक्स की, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, ये सेल्स जनरेट कैसे होते हैं, ये सेल्स बनाए कैसे जाते हैं. फिर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड इट्स मेजरमेंट. चलो अब ठीक है, मेरा सेल तो बन गया, मैंने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर दी, बट अब उसके अंदर चेक करेंगे कि कंडक्टिविटी क्या है, क्योंकि हमें पता है हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसके अंदर होने वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, इसके अंदर कंडक्टिविटी कौन क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स तो करेगा, लेकिन वो कैसे होएगा वो स्टडी करेंगे. और उसकी मेजरमेंट, ऑब्वियसली केमिस्ट्री है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ऑब्वियसली बनता है कि हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस. उसके बाद हम करेंगे, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दिया, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से मतलब एक केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी में तो कन्वर्ट कर दी, बट क्या ये पॉसिबल है कि हम इलेक्ट्रिसिटी से एक केमिकल रिएक्शन बना सकते हैं, वो चीज़ हम पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस भी एक तरीके से कहते हैं. एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन एक्शन. मतलब डे टू डे लाइफ या जो हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं उसमें हम ये एक्शंस को कैसे लेते हैं. पढ़ तो लिया, थ्योरी तो बना दी, क्या इसकी कोई प्रैक्टिकल यूसेज है, तो इसकी प्रैक्टिकल यूसेज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन एक्शन में. सो बेसिकली इन 4 टॉपिक्स के अंदर ही हमारा पूरा चैप्टर आ जाएगा. इन 4 टॉपिक्स को ही हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इंट्रोडक्शन से पढ़ते हैं. क्लास 11th में हम पढ़ के आए हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है. राइट, अगर याद है तो रिडॉक्स रिएक्शन नाम ही कहाँ से आया था. रिडॉक्स का मतलब रिडॉक्स में 2 पार्ट है, REDOX. एक है RED रेड और ऑक्स. ठीक है, रिडॉक्स का मतलब क्या है कि रिडक्शन जहाँ हो रही हो, जहाँ रिडक्शन हो रही हो वो पार्ट, और ऑक्सी से मतलब हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही हो. ठीक है, जहाँ हो रही हो ऑक्सीडेशन, तो मतलब वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. सिंपल लैंग्वेज में तो हमने बात कर ली कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगी, बट ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होती है. ठीक है, तो हम 9th-10th में हमने पढ़ा था, हमने सिंपल लैंग्वेज में क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही हो, ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो. राइट, और रिडक्शन में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो, गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो. तो वो ही रिडॉक्स रिएक्शन हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं, बट यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट को लेंगे. 9th-10th में जब हमने बात करी थी, या 11th में भी मोस्ट ऑफ दी बात करी थी, तब हमने बात करी थी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में. अब जब हम बात करने वाले हैं
तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के चेंजेस के वजह से कैसे हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस आते हैं. So a redox reaction is a reaction in which one substance loses electron, जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपना लूज कर देगा, मतलब रिमूव करेगा. तो रिमूव जो करता है इलेक्ट्रॉन को उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं. मतलब कि वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है. Whereas substance gains इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. ऑब्वियसली दो तरह के कंपाउंड होंगे, एक गरीब होएगा, एक अमीर होएगा. अमीर डोनेट करेगा तभी गरीब के पास पैसा आएगा, राइट? तो ये जो है अमीर वाला जो एलिमेंट होएगा वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ऑक्सीडेशन करेगा, और जो पुअर होएगा, जो गरीब है, वो अपना वो इलेक्ट्रॉन लेगा और वहां से रिडक्शन परफॉर्म करेगा. ठीक है, तो जैसे कि इस रिएक्शन की बात करते हैं. अब आपको ये रिएक्शन ना आज के कॉन्सेप्ट में, आज के लेक्चर में आपको बार बार देखने को मिलेगी कि ये रिएक्शन. तो इसमें क्या हो रहा है कि जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में, जैसे मैंने कॉपर सल्फेट में डाला तो मेरे पास रिएक्शन हो रही है, जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है. ठीक है, बट अगर इस रिएक्शन को देखूं तो क्या मेरे को एग्जैक्ट वैल्यूज पता लग रही है कि कहाँ ऑक्सीडेशन और कहाँ रिडक्शन हो रही है? नहीं पता लग रही. तो हम इसके डेप्थ में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जब हम ऐसे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो तो हम मेन पॉइंट पे जाते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज पे. हमें कौन बताएगा कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हमें बताती है रिएक्टिविटी सीरीज. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, कि इस सीरीज के हेल्प से पता लगेगा कि अच्छा जी ये अमीर है, ये गरीब है. तो जो हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है लिथियम, देन पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर. ठीक है, ये हमारी सीरीज है. मतलब कि यहाँ से लेकर ये जो हम कहते हैं हमारे पास सोडियम मैग्नीशियम तक, ये हमारे क्या एक्टिव मेटल्स कहते हैं. मैंने एक्टिव कहते हैं. एक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं. इनको थोड़ी सी एनर्जी दो, इनको किसी कंपाउंड में डालो, ये इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके और बहुत जल्दी इनर्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं. तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स हैं. इधर तक के हम कहते हैं एक्टिव मेटल. जहाँ पे पोटेशियम और सोडियम से डील करना तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कई बार ये क्या होते हैं, इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि वायलेंट रिएक्शन भी रिएक्ट कर जाते हैं. ठीक है, वायलेंटली भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं. और जैसे ही हमें यहाँ पे जाएंगे तो हाइड्रोजन, लेड के बाद वाले देखेंगे तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन जो है इतनी जल्दी लूज तो कर देते, नॉट लाइक दीज, बट हाँ ये भी करते हैं. ठीक है, अब हम अपनी रिएक्शन पे वापस आते हैं. तो रिएक्शन क्या है? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर, राइट? ये रिएक्शन है. अब इधर से मुझे कैसे पता लगा कि भाई जिंक जो है ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है, कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है? वो कैसे पता लगेगा? रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से पता लगेगा. हमें क्या दिख रहा है कि जो जिंक है वो आगे है और कॉपर जो है वो पीछे है. इसका मतलब क्या है? इसके अकॉर्डिंग जिंक जो है वो हमारे पास रिच है. ठीक है, वो हमारे पास अमीर है, इलेक्ट्रॉन की वजह से अमीर है. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो जिंक है वो कॉपर को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि यहाँ पे इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कॉपर पुअर है. ठीक है, तो इधर से मेरे को इस रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प से पता लगेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन में कौन रिड्यूस कर रहा है और कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है. तो मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई जिंक पहले आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है, तो मतलब जिंक के पास इलेक्ट्रॉन है, वो फटाफट देके इनर्ट गैस में कन्वर्ट होएगा. तो इसका मतलब जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेगा, वेयर एज जो कॉपर सल्फेट है वो रिडक्शन परफॉर्म करेगा. मतलब कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है और रिडक्शन आ रही है यहाँ पर, वेयर एज जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई और लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया, अब मैंने ले लिया कॉपर प्लस AgCl, कॉपर प्लस AgCl. अब इनमें से कौन सा हाईली ऑक्सीडाइज्ड है, कौन सा जो है जो अमीर है यहाँ पे? अब हम रिएक्टिविटी सीरीज पे अगर वापस जाए तो कौन सा हमारे पास यहाँ देखने में लगेगा कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास अमीर है.
तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं कॉपर प्लस AgCl में, तो कॉपर अमीर आ जाएगा, क्योंकि AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड है, वो जो है वो सिल्वर जो है वो कॉपर के पीछे है, तो मतलब यहाँ पर कॉपर जो है वो जल्दी रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू AgCl के। तो यहाँ पर जो है वो कॉपर ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेगा, वेयर एज जो Ag है वो रिडक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी हम यहाँ पर रिलेटिव टर्म्स है ये रिच एंड पुअर वाली, कि किसके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है किसके इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो अगर हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, तो हमें पता लगा सकते हो कि अच्छा ये रिएक्शन है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये आगे आता है तो ये ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेगा, ये पीछे आता है तो ये रिडक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक रिएक्शन ऐसी दे दूं जहां पर मेरे को बोला जाए कि कौन ऑक्सीडेशन और सिमिलर एलिमेंट्स हो, ठीक है, वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताओ, तो वहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो क्या कॉपर जिंक को रिप्लेस कर सकता है? नहीं रिप्लेस कर सकता, क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक के पीछे आ रहा है। कॉपर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जिंक को रिप्लेस कर जाए। तो ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है, नो रिएक्शन हम लिख देते हैं, क्योंकि जो कॉपर है वो लीस्ट रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड दिया है जो कि ऑलरेडी ही स्टेबलाइज है, तो हम उसमें ये नहीं पता, हम उसमें नो रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर पुअर जो है, जो हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव है, उसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। कब डिस्प्लेस होएगा? जब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। बेसिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही जरूरी है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट को रिप्लेस करे। ये नहीं होएगा कि लीस्ट जो है वो मोस्ट को रिप्लेस करो, ये नहीं पॉसिबल है। हमेशा क्या होएगा, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट को रिप्लेस करेगा। तो ये वाली रिएक्शन हो सकती है, ये वाली रिएक्शन हो सकती है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को हम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के साथ डाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कि रिड्यूस होकर कॉपर सल्फेट बन जाएगा, बिल्कुल गलत। यहाँ पर ये कॉपर प्लस जिंक सल्फेट में ही रहेगा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है। तो आई थिंक आपको रिडॉक्स रिएक्शन की बेसिक्स पता लगे। रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली कौन सा रिएक्शन है? वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। और ऑक्सीडेशन कौन करेगा? जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ज़्यादा है। वेयर एज जो हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जो हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आते हैं, उसका मतलब क्या है, ये लोग लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये जो होते हैं हमारे पास एक्टिव मेटल्स होते हैं, ये फटाफट रिएक्ट करके अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। जो अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, लूज करेंगे, देंगे, वो ऑक्सीडेशन कहलाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, लेंगे, तो उन्हें हम रिडक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आपने ये रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से लर्न कर लिया है कि लिथियम मोस्ट रिएक्टिव है, फिर उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये बेसिक है इस चैप्टर का कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शन हाई रिएक्टिव मेटल लीस्ट वाले को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, वेयर एज जो ले रहा है वो रिडक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन की स्पेशलिटी है। नेक्स्ट इज these reactions are accompanied by the release of energy called chemical energy। अब देखो कभी भी हमारे पास रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो ये होएगा कि जो जिंक है अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी की कंजप्शन होगी। ऐसे थोड़ा ना जिंक अपने आप न्यूट्रल फॉर्म में दे देगा, उसको बाहर से या अपने अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी कहते हैं। उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? केमिकल एनर्जी कहेंगे,
by suitable arrangement the chemical energy thus produced in a chemical reaction can converted into electrical energy। और अब जो मेरे पास केमिकल एनर्जी आ गई, अब मुझे पता लग गया कि ठीक है ये रिएक्शन परफॉर्म करी मैंने, यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है, यहाँ पे कुछ एनर्जी की गड़बड़ हुई है, तो उस एनर्जी को मैं कंज्यूम करके यूज़ कर सकती हूँ, राइट। और उसके यूसेज को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। सो बेसिकली जब केमिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उन सेल्स को हम कहते हैं गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे पड़े, गैल्वेनिक साइंटिस्ट थे, वोल्टिक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ही ये सेल के नाम पड़ गए। तो बेसिकली बेस क्या चीज़ अभी इस लेक्चर में हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले, ठीक है, ये पूरा चैप्टर। एक आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा आएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी जाती है, मतलब कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है, जो हमारे पास रिएक्शन है, उसको तोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाए। सो द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, अभी हमने बात करी कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, हमारे पास रिएक्शन हो रही है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन हो रहा होगा, तभी तो चेंजेस आ रहे हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, तो बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की भी, तो उसमें भी तो बेसिक रोल यही है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और उसके लिए हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहेंगे। और द फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और इस फिनोमिना को, मतलब इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। एंड द अरेंजमेंट यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जो सेल्स को हम यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस करने में सेल्स यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये बेसिक्स है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं कि क्या केमिकल एनर्जी है, क्या हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस है। तो बेसिक वो क्या कह रहा है कि एक रिडॉक्स रिएक्शन के टाइम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, उसमें जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जीज कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो फ्लो ऑफ करंट को हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहते हैं, इसके प्रोसीजर को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, और जो सेल्स यूज किए जाते हैं उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। जब हम केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें जो सेल यूज करते हैं उसे हम कहते हैं गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे ही आया है, राइट। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब हमारे पास रिएक्शन, यहाँ पे हम दो तरह के रिएक्शन की बात करेंगे, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनको रिएक्ट करने में अपने आप हो जाती है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी, ना हमने कोई एनर्जी देनी, ना उनको एनर्जी यूज करनी। वो रिएक्शन नॉर्मली मैंने ये कंपाउंड डाला, दूसरा कंपाउंड डाला, हो गया, बस सिंपल। तो ऐसी रिएक्शन जो कि अपने आप हो जाती है बिना किसी इलेक्ट्रिकल एंड एक्सटर्नल एनर्जी के, उन्हें कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो कैपेबल टू प्रोसीडिंग इन अ गिवन डायरेक्शन विद नो एक्सटर्नल एनर्जी, मतलब कि इसमें कोई बाहर से मुझे एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। Whereas non-spontaneous reactions कौन से होते हैं, it requires an external energy to produce, but जो non-spontaneous होते हैं इनको बाहर से कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ती है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे थर्मल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी तो ये रिएक्शन होंगे। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन है जो अपने आप हो जाए, whereas नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं होते। तो ये दो रिएक्शंस के बेस पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन and the use of electrical energy to carry out non-spontaneous chemical transformation.
अब बड़ी टर्मिनोलॉजिकल लग रही होगी आपको कि ये क्या स्टेटमेंट बोलती है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर हम बेसिक में बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उन रिएक्शंस की स्टडी है जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। वो इन रिएक्शंस में केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ईजिली कन्वर्ट हो जाती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोलिटिक केमिस्ट्री, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात की जाएगी तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये केमिकल एनर्जीज है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आराम से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो स्टडी है, पहले हम किसकी स्टडी करेंगे, जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, उस टाइम की एनर्जी के बारे में। और जब ये मेरे पास एनर्जी बन गया, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वापस केमिकल रिएक्शन में ट्रांसफर हो जाऊँ, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक केमिस्ट्री में ट्रांसफर हो जाऊँ, तो उस स्टडी के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है कि नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी की बात करेंगे वो उस वाली कंडीशन, और दूसरी क्या है, जब हम केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे उस वाली कंडीशन। तो इन दोनों कंडीशंस की जब एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली स्टडी किसकी है, एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड एनर्जी ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। So energy released during spontaneous reaction and the use of electrical energy, use हो रही है ना electrical energy during non-spontaneous chemical reaction, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बेसिक यही है कि क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कि जब हम एनर्जीज के बारे में बात करें, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दोनों रिएक्शंस के एनर्जीज के बारे में बात करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब हमारे पास सबसे पहला पार्ट शुरू हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं आपको पहले दोबारा आपको ये बात बोल दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, दूसरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। तो आज हम शुरू करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले स्पॉन्टेनियस के बारे में बात करेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब एक रिएक्शन टूट रहा होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा। सो बेसिकली क्या है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल टू द रिवर्स, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है, वो सेल जिसमें हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करेंगे, डेट इज केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जब उल्टा काम होता है तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही है तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक, और जब केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल शुरू करें, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, मतलब एक रिएक्शन टूट रहा होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात हो रही है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हुई है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टडी हम किसके हेल्प से करते हैं, गैल्वेनिक सेल के हेल्प से करते हैं। गैल्वेनिक सेल बेसिकली वही सेल है कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की हम एनर्जी डिस्कस करेंगे और क्या होएगा, केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा होगा। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में गैल्वेनिक सेल वो सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा और स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसको टूटने में या जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं देना आराम से हो जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे।
So for example, galvanic cell is Daniell cell. डैनियल सेल की हम बात करेंगे. सबसे पहला जो है आज हम पूरा डैनियल सेल को डिस्कस करेंगे. इधर आपको दिख रहा होगा जिंक एंड कॉपर लिखा है क्योंकि डैनियल सेल जो था, जो हमारे साइंटिस्ट थे डैनियल, उन्होंने भी जिंक और कॉपर को लेके इसको समझाया था. तो अब हम सबसे पहला सेल दैट इज डैनियल सेल की बात करने वाले हैं. डैनियल सेल में क्या होता है कि जो हमारी रिएक्शन होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक ये हम कंटेनर लेते हैं, ठीक है, उसको दो कंटेनर लेते हैं बेसिकली, एक ये कंटेनर है और एक ये कंटेनर है, दोनों को साथ साथ रखते हैं, ठीक है. एक में हमने डाल दिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, दूसरे में मैंने डाल दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है. अब जो जिंक सल्फेट है ना, उसमें मैंने रोड भी जिंक की ही डाली और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में भी जिंक जो रोड डाली है, ये जो रोड डाली है वो कॉपर की ही डाली है. तो कहने का मतलब क्या है, जौन सा सॉल्यूशन है उसी की ही रोड डाल दी, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब जिंक की रॉड डाली मैंने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में और कॉपर की रॉड डाली मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में. इतना कर दिया और अब इन दोनों को मैंने एक वायर के हेल्प से जोड़ दिया, दोनों रोड्स को एक वायर के हेल्प से जोड़ दिया और बीच में लगा दिया एक बल्ब, ठीक है, एक लगा दिया बल्ब. तो क्या किया मैंने अभी तक, सिर्फ ये किया कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रोड डाली है, ठीक है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक की रोड डाल दी और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रोड डाल दी और दोनों को एक वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दिया और बीच में लगाया बल्ब, ठीक है. In this cell, an electrode is of its own salt. Its combination is called half cell और redox couple. तो जब मैंने ये कर दिया ना कि जब देखो मेरे पास जो सॉल्यूशन था उसी की रोड लगाई है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था तो जिंक की रोड लगाई है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो कॉपर की ही रोड लगाई है. तो जब हम ऐसा काम करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, हाफ सेल कहते हैं, ठीक है, हाफ सेल कहते हैं, ये रिडॉक्स कपल कहते हैं, ठीक है. तो अभी आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया, कुछ नहीं किया, बस उस जो सॉल्यूशन ली है उसी की रोड लगा दी और दोनों को कनेक्ट कर दिया. अब देखते हैं आगे क्या होएगा. आगे क्या हो रहा है अब आपको क्लियर होएगा इन फिगर्स के हेल्प से. पहली चीज क्या होगी, वर्किंग में अब हम बात करते हैं. तो वर्किंग में क्या होएगा, सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन हम बात करेंगे. अब रिडॉक्स रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो रिडॉक्स हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, ठीक है. तो जब हम ऑक्सीडेशन हो रही है, हमेशा याद रखना कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगी. ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होगी, एनोड पे होगी और इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल. अभी हमने बात करी ना, जब हमने एक साइड को, जैसे ये एक साइड है, एक साइड को जिंक की सल्फेट है, एक साइड कॉपर सल्फेट है, तो पहले हम जिंक वाले की बात करें. तो जब हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक को डाला, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है. क्यों हो रही है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू कॉपर, तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी. तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये डिवाइड हो जाएगा. आपको दिख रहा है ये टूट रहा है ना, ये टूट रहा है, जिंक जो है ये अपने इसी इलेक्ट्रोड से टूट रहा है. ऊपर वाली रिएक्शन देखनी है, अभी ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट. तो इसमें क्या हो रहा है, जिंक अपने ही दो पार्ट्स में टूट रहा है, ये दो जितने भी है, मतलब ये जो है ना, ये रोड जो है ये कम हो रही है, ये छोटी हो रही है क्योंकि जो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डिसॉल्व हो जा रहा है. तो हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, ठीक है. तो क्या हो रहा है, जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कि अपनी नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है कि Zn में 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है, ठीक है. और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, जो हमने वायर कनेक्ट किया है उधर से दूसरे सॉल्यूशन में जाएंगे, उधर से दूसरे सॉल्यूशन में जाएंगे. तो अब आप नीचे वाले में देखो कि यहाँ से जिंक डिकम्पोज हुआ, यहाँ से जिंक डिकम्पोज हुआ, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं. ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं. तो क्या कह रहा है वो कि जब ये जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है दो अपने ही एलिमेंट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जा रहे हैं. तो क्या हो रहा है, फिर कॉपर क्या है, रिड्यूस हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है. और हमेशा याद रखना है कि रिडक्शन क्या होगी, कैथोड पे होगी.
ऑक्सीडेशन एनोड पे, रिडक्शन कैथोड पे। ऑक्सीडेशन एनोड पे, रिडक्शन कैथोड पे होगी। और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। तो क्या हो रहा है, ये जो कॉपर है ना, पहले Cu था, अब वो Cu जो है इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव था, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले वाले पार्ट अगर आप देखोगे तो वहां पे जिंक जो है वो टूट रहा है, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कॉपर में जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक रिएक्शन क्या हो रही है, यहाँ से जिंक टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले और वो कॉपर में चला गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो बल्ब तो ग्लो करेगा। तो ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम दोबारा देखें तो यहाँ पे पहले हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये देखो, ये जो जिंक है, ये पहले मैंने जिंक की रॉड डाली हुई थी, ये जो जिंक है इसने अपने कंपाउंड में टूट रहा है। ये जो जिंक है ये अपने कंपाउंड में टूट रहा है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से गए और यहाँ पे इलेक्ट्रोड में चले गए। इस जब रोड में गए तो यहाँ से इसने कॉपर को अट्रैक्ट किया। तो यहाँ पे दोबारा देखो, ये जो जिंक है टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रोड में गए। इस रोड में जाने के बाद ये कॉपर ने इसको अट्रैक्ट किया और कॉपर अपना मेटल से अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कॉपर बन रहा है, Cu2 पॉजिटिव से Cu में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, जिंक टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ने फिर कॉपर को अट्रैक्ट किया और यहाँ पर कॉपर अट्रैक्ट होके कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर प्रॉपर सॉलिड बन रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या होता है, जनरली जब हमारे पास ये रिएक्शन हो रही होती है ना, तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि प्रॉपर फ्लो नहीं होता। ठीक है, ये जिंक कभी ना कभी तो रुक जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाता है कि the flow of electron is not continuous in original cell after some time as positive charge accumulates oxidation half cycle। तो क्या आएगा, जब हमने कैथोड पे उसको अट्रैक्ट कर दिया, कभी ना कभी एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि वो पॉजिटिविटी बोलेगा कि मैं ही इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ और तो आगे भेजे ना। ठीक है, तो क्या आएगा कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रुक जाएगा एंड एट नेगेटिव रिडक्शन हाफ साइकिल विल बैलेंस द रिडॉक्स फ्री एनर्जी एंड स्टॉप्स द रिडॉक्स रिएक्शन। और क्या आएगा, यहाँ पे अगर मेरे पास कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा आ गया, एनोड पे नेगेटिव चार्ज बहुत सारा आ गया, तो वहीं पर ही मेरी रिएक्शन रुक जाएगी, क्योंकि एक बैलेंस आ जाएगा, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो मैं तो ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मेरे को तो चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी आगे आगे कन्वर्ट होती रहे, बल्ब ग्लो ही करते रहे, बल्ब ग्लो करना रुके मत। तो क्या करते हैं, हम एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो यू शेप होता है, जो इसके हेल्प से हमारे पास जो एनायंस और कैटायंस है दोबारा फ्लो करने लग जाते हैं और उसके वजह से एक न्यूट्रलिटी दोबारा आ जाती है हाफ सेल्स के बीच में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सॉल्ट ब्रिज जो है इट इज़ अ यू शेप ग्लास ट्यूब, ये ग्लास की यू शेप ट्यूब होती है, कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक KCl, KNO3, NH4Cl, मतलब कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, ऐसे हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज करते हैं। मिक्स विद सम काइंड ऑफ जेल, और इसको किससे जो मिक्स कर देते हैं, एक जेल से मिक्स कर देते हैं, या फिर वो जेलेटिन होता है या अगर अगर होता है। ठीक है, जेलेटिन होता है या अगर अगर होता है, ये दो हमारे पास जेल है जिसके साथ इस इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करके हम इस सॉल्ट ब्रिज में डाल देते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये करेगा क्या, एक तो काम करेगा, ये सर्किट को कंप्लीट करने का काम करेगा। सर्किट को कंप्लीट करने का काम कैसे, देखो जब आप इस सॉल्ट ब्रिज को अभी आप रिड्यूस करो तो क्या था, एक इलेक्ट्रोड से एक दूसरे इलेक्ट्रोड पे सिर्फ एक वायर से कनेक्शन थी और वहाँ पे बल्ब लगा हुआ था, लेकिन मेरे पास एक नीचे वाला कनेक्शन ही था। वो नीचे वाला कनेक्शन जो है वो सॉल्ट ब्रिज कवर करेगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि रिड्यूस हो जाएंगे और जो इनके जो अंदर चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं उसको अट्रैक्ट करेंगे। सो कहने का मतलब क्या है कि पहली चीज ये कंप्लीट करेगा हमारे पास रिएक्शन को, और दूसरी चीज क्या है, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव हाफ साइकिल, और यहाँ पे एक न्यूट्रलिटी प्रोड्यूस कर देगा। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर जब ये है, ये जो जिंक है, ये जिंक टूट रहा था,
है ना, टूट रहा था तो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और उसकी जो रोड थी वो डीकम्पोज होती जा रही थी, मतलब छोटी छोटी होती जा रही थी, वेयरएज जो कॉपर था वो बड़ा होता जा रहा था, क्योंकि उधर जो थे हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और वो कॉपर के बॉन्ड को अट्रैक्ट कर रहे थे, राइट। अब यहाँ से ही तो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन रुक गया था, बट ऐसा ना हो तो ये सोल्ट ब्रिज जो है वो यहाँ पे कंपाउंड को ले लेगा ताकि एक न्यूट्रलिटी फॉर्म हो जाए। अब देखते हैं वो कैसे लेगा। तो अब हम इधर दोबारा देखते हैं कि ये कैसे होगा। अभी तक हमने जो रिएक्शन पढ़ी उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि ये जिंक जो है वो डीकम्पोज हो रहा है, मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पर जाके कॉपर के जो है वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखो ये कॉपर का बॉन्ड बन गया, ये मतलब इलेक्ट्रॉन मोटी हो गई, ये रिड्यूस हो गई। अब ऐसे इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये यू शेप्ड आपको दिख रहा है, ये यू शेप्ड सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। तो ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने KCl डाला हुआ है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Cl कहाँ जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिविटी होगी, मतलब जहाँ पे जिंक है, जिंक पॉजिटिव चार्ज अटेन कर रहा था, रिड्यूस होने के बाद जिंक जो है पॉजिटिव चार्ज अटेन कर रहा था, तो उस वजह से क्या होएगा, जो जिंक के पास ये क्लोराइड आयन चला जाएगा, ठीक है, और ऑपोजिट साइड तो वहां पे पोटेशियम आयन चल जाएगा, क्योंकि कॉपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तो उस वजह से एक न्यूट्रलिटी फॉर्म हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन जो है कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा। तो इस रिएक्शन को दोबारा देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन हुई, ये जो जिंक था वो उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चलेंगे, लेकिन यहाँ से क्लोरीन आया जिसने इसको न्यूट्रलाइज किया। फिर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गए तो उसने कॉपर के साथ रिएक्शन हुई, रिडक्शन हुई, और यहाँ पर जो था हमारे पास KCl का जो पार्ट था वो जो था पोटेशियम कॉपर के पास चला गया, ठीक है। तो यहाँ जब पोटेशियम गया वो कॉपर से रिएक्ट कर गया, उसने कॉपर को न्यूट्रलाइज किया, लेकिन यहाँ जो ये क्लोरीन आया उसने जिंक को न्यूट्रलाइज किया। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रोसीजर चलता रहेगा सोल्ट ब्रिज की हेल्प से कि ये जो है कन्वर्ट करता रहेगा, राइट। तो ये हमारे पास प्रॉपर सोल्ट ब्रिज के हेल्प से होने वाली रिएक्शन है। अब क्या होता है कि अब हमने क्या सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बैलेंसिंग आ गई, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, बाहर से अगर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो मेरे पास क्या होगा, तो जब मैं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी तो मेरे पास 3 केसेस बन के आएंगे। पहला केस होएगा व्हेन एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लोअर देन 1.1 V, मतलब जब ये सेल ये बना रही थी ना तो उसमें मैंने पोटेंशियल एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली 1.1 V, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जब मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया वो 1.1 V से कम है, मतलब जो मैंने इनिशियली सेटअप कर रखा था उससे कम है, ठीक है। तो अगर उससे कम है तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, जितना मर्जी लगा लो, जब 1.1 V से कम है तो मेरे जो सेल्स हैं जैसे मूव कर रहे हैं वैसे ही मूव करते रहेंगे, मतलब जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाएगा और कॉपर को कंबाइन करेगा, मतलब यहाँ से जिंक जो है ऑक्सीडाइज होकर डीकम्पोज होता रहेगा और वहाँ पे जो कॉपर है वो रिड्यूस होकर रिडक्शन परफॉर्म करके एक्सटेंड होता रहेगा। ये तो नॉर्मल। अगर मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स और जो है मैंने ऑलरेडी 1.1 V की वैल्यू सेम होगी, मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी जो मेरे पास है वो 1.1 V के बराबर होगी, मतलब EX की वैल्यू भी 1.1 V ही होगी। अब इस केस में क्या होगा कि देखो मेरे पास ऑपोजिट साइड से भी सेम फोर्स आ रही है, इधर से भी सेम फोर्स आ रही है, तो जहाँ पर सेम फोर्स आएगी तो वहाँ पे तो वो जो कोलैप्स हो जाएगा और रिएक्शन होगी नहीं। कहने का मतलब क्या है, आपने वो पुरानी वाली रामायण तो देखी होगी, उसमें से एक तीर यहाँ से आ रहा था, दूसरा तीर यहाँ से आ रहा था, वो टकरा के न्यूट्रलाइज हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जब हमारे पास एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो यहाँ से आई, जो हमारे पास ये 1.1 V की वैल्यू है वो यहाँ से आई, सेम फोर्सेस आ रही है, कोलैप्स हुई तो न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब रिएक्शन होएगी नहीं। तो इस पॉइंट पे जब एक्सटर्नल फोर्स और जो मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो वैल्यू थी सेम हो जाए तो मेरे पास रिएक्शन होएगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं करेगा। और तीसरा केस क्या बनता है, तीसरे केस में बनता है व्हेन द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 V, मतलब कि जो ये एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू है वो ई एक्सटर्नल की वैल्यू जो है वो ई सेल से बड़ी है। अब क्या होएगा, एक बारी था वीक था,
इसने यहाँ से आया, पावरफुल आया, ये हल्के वाला था, इसने इसको हटाया कि चल तू निकल, और रिएक्शन कर ली। एक बारी क्या हुआ कि दोनों सेम हो गए, दोनों की पावर सेम होगी तो न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि ये एक्सटर्नल वाला है और ये ई सेल है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अब ये ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है, तो इसने ये इस पे भारी हो जाएगा। मतलब रिएक्शन जो पहले थी कि केमिकल से मेरे पास इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा था, अब वो तो होएगी नहीं, क्योंकि जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल है, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल वो हैवी होने की वजह से वो काम क्या करेगा, उल्टा कर देगा। वो बोलेगा ना अब तो मैं क्या करूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल सेल आ जाएगा, और जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो द रिएक्शन गेट रिवर्स, तो रिएक्शन मेरे पास रिवर्स हो जाएगी ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, कॉपर से जिंक में जाना लग जाएगा। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन को कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है। ये नहीं कि हमारी एक्टिविटी सीरीज गलत होगी, ये नहीं हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो मेरी वहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, वहाँ पे एक्सटर्नल पावर ज़्यादा है, क्योंकि जो उसके अंदर होने वाले इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो बैक करने लग जाएंगे। सो जिंक इज डिपॉजिटेड एट जिंक इलेक्ट्रोड, तो जिंक की जो इलेक्ट्रोड थी उस पर जिंक डिपॉजिट होने लग जाएगा, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वहाँ पे कॉपर आने लग जाएगा। तो पोलैरिटी चेंज होगी, और इसी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल आता है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, राइट। तो आज हमने किया डैनियल सेल कर लिया, आज हमने कंप्लीट। डैनियल सेल क्या था कि हमारे पास ये एक तरह का गैल्वेनिक सेल था, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे, पहली चीज। डैनियल सेल में भी सेम चीज हो रही है। वहां पर हमने एक एग्जांपल लिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का। हमने वहां पे क्या किया कि एक जिंक सल्फाइड का सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, दोनों में जिस का सॉल्यूशन लिया उसी की इलेक्ट्रो डाल दी। मतलब जिंक वाले में जिंक की इलेक्ट्रो डाल दी, कॉपर वाले में कॉपर की इलेक्ट्रो डाल दी, और उसको एक वायर से कनेक्ट किया। तो हम क्या देखते हैं, जिंक हैवी रिएक्टिव होने की वजह से उसने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए जो कि ट्रांसफर होते कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, हो गए ट्रांसफर। लेकिन अब क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद ये जो ट्रांसफर है वो रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है एक हैवी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हमारे पास कैथोड साइड पे हैवी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस वजह से वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बंद हो जाएगा। बट मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहे। तो मैं क्या करूँगी, उसमें सोल्ट ब्रिज इंड्यूस कर दूंगी, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। मतलब जिंक को अपनी तरफ थोड़ा खींचेगा। अब वो जो इलेक्ट्रोड पे जाने के बजाय वो अब हमारे पास कॉपर जो है वो सोल्ट ब्रिज पे आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो है न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी और रिएक्शन मेरा होता रहेगा। अब फिर हमने 3 स्टेप पढ़े कि 3 स्टेप में अगर मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया, तो अगर मेरा एक्सटर्नल पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कम हुआ तो क्या होगा, जो पावरफुल है उसने नॉर्मली रहना और रिएक्शन होती रहेगी। एक बार सेम हो गया, तो अगर सेम हो जाए तो रिएक्शन वहीं रुक जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स भी अब सेम पावर प्रोड्यूस करी है एज टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मतलब जो हमारे पास एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो रिएक्शन केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही थी, अब वो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारे पास बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज डैनियल सेल। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसी के कॉन्सेप्ट पे आगे थ्योरीज पढ़ेंगे, जो कि कंडक्टिविटी को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। So thank you students, we'll meet you in the next lecture. Thank you from the World Student Scope.